हजारों साल पहले, जब इंसानों के पास आज जैसी बिजली या आर्टिफिशियल लाइटिंग नहीं थी, तब रात का मतलब सच में अंधेरा होता था। एक ऐसा अंधेरा जो डर पैदा करता था। लेकिन इसी अंधेरे के बीच इंसान ने सबसे पहले रोशनी बनाने की कोशिश की। शुरुआत हुई आग से। सूखी लकड़ियां जलाकर लोग अपने आसपास थोड़ी रोशनी और गर्मी पैदा करते थे। लेकिन यह तरीका स्थिर नहीं था। धुआं बहुत होता था, आग जल्दी बुझ जाती थी और इसे हर समय संभालना पड़ता था। धीरे धीरे समय के साथ इंसानों ने देखा कि कुछ खास तरह के पदार्थ आग को ज्यादा देर तक और स्थिर तरीके से जला सकते हैं। जानवरों की चर्बी, जिसे हम एनिमल फैट या टैलो कहते हैं, उसे पिघलाकर उसमें कपड़े या सूती धागे की बाती डालकर शुरुआती दीपक बनाए गए। ये दीपक बहुत साधारण थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ा बदलाव ला दिया। अब लोग रात में भी काम कर सकते थे। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में ऑलिव ऑयल और अन्य प्लांट ऑयल्स का उपयोग भी होने लगा। खासकर मेडिटरेनियन रीजन में ऑलिव ऑयल लैंप्स आम थे, क्योंकि वहां जैतून के पेड़ आसानी से मिलते थे। इसी दौरान एक और अजीब चीज पर ध्यान गया। कुछ जगहों पर जमीन से एक काला चिपचिपा पदार्थ अपने आप बाहर आता था। ये पदार्थ पानी पर तैरता था और आग के संपर्क में आते ही जल उठता था। मेसोपोटामिया जैसी प्राचीन सभ्यताओं में इसे बिटुमिन या एस्फाल्ट के रूप में जाना गया। लोग इसे सड़कों को मजबूत बनाने, नावों को वाटरप्रूफ करने और इमारतों को सील करने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन उन्होंने ये भी नोटिस किया कि ये जल सकता है, और यही ऑब्जर्वेशन भविष्य में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला था। समय के साथ इंसानों ने नेचुरल ऑयल सीपेजेस को पहचानना शुरू किया। ये वो जगहें थीं जहां जमीन के अंदर मौजूद हाइड्रोकार्बन्स खुद ब खुद सतह पर आ जाते थे। प्राचीन चीन में, खासकर सिचुआन के इलाके में, लोग नमक निकालने के लिए गहरे कुएं खोदते थे। लेकिन इन कुओं से अक्सर एक ज्वलनशील गैस भी निकलती थी। ये नेचुरल गैस थी। लोगों ने इसे कैप्चर करना सीखा और बैम्बू पाइपलाइंस के जरिए इसे अपने घरों तक पहुंचाया। ये इतिहास का पहला रिकॉर्डेड गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था। इसके बाद कुछ समय तक इंसान इन्हीं सीमित तरीकों से रोशनी और ईंधन का काम चलाता रहा। लेकिन असली समस्या थी एफिशिएंसी और अवेलेबिलिटी। एनिमल फैट और प्लांट ऑयल्स सीमित थे, महंगे थे और बड़े शहरों की ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसी वजह से 18वीं और 19वीं सदी में एक नया विकल्प सामने आया, व्हेल ऑयल। व्हेलिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ी। खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में व्हेल्स को समुद्र में हंट किया जाता था और उनकी चर्बी से ऑयल निकाला जाता था, जिसे लैंप्स में इस्तेमाल किया जाता था। ये ऑयल ज़्यादा ब्राइट और स्टेबल फ्लेम देता था, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा व्हेल्स की पॉपुलेशन तेज़ी से घटने लगी, जिससे ये साफ हो गया कि ये सोल्यूशन लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। इसी दौरान साइंटिस्ट्स और इन्वेंटर्स ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तलाश में लग गए। उन्होंने कोल पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। कोल को हीट करने पर उससे एक लिक्विड निकलता था, जिसे कोल ऑयल या केरोसिन का शुरुआती रूप कहा जा सकता है। लेकिन यह प्रोसेस कॉम्प्लेक्स था और बहुत एफिशिएंट नहीं था। फिर एक बड़ा मोड़ आया। 19वीं सदी के मध्य में लोगों ने उस काले चिपचिपे पदार्थ को फिर से देखना शुरू किया जो सदियों से जमीन से निकल रहा था, क्रूड ऑयल। लेकिन इस बार इसे सिर्फ एक क्यूरियोसिटी के रूप में नहीं, बल्कि एक पोटेंशियल फ्यूल सोर्स के रूप में देखा गया। प्रॉब्लम यह थी कि क्रूड ऑयल को सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। ये गंदा, बदबूदार और अनस्टेबल था। तभी रिफाइनिंग प्रोसेस पर काम शुरू हुआ। क्रूड ऑयल को हीट करके उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग किया गया। इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहा जाता है। इससे एक साफ, जलने योग्य लिक्विड निकला, केरोसिन। केरोसिन ने लाइटिंग इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दिया। ये व्हेल ऑयल से सस्ता था, ज़्यादा आसानी से उपलब्ध था और कंपैरेटिवली सेफर भी था। लेकिन केरोसिन को मास स्केल पर प्रोड्यूस करने के लिए क्रूड ऑयल की कंसिस्टेंट सप्लाई जरूरी थी। यही वो पॉइंट था जहां हिस्ट्री ने एक नया मोड़ लिया। 1859 में पेंसिल्वेनिया के टाइटसविल में एडविन ड्रेक नाम के एक व्यक्ति ने दुनिया का पहला सक्सेसफुल कमर्शियल ऑयल वेल ड्रिल किया। ये कोई एक्सीडेंटल डिस्कवरी नहीं थी, ये एक प्लान्ड एक्सपेरिमेंट था। ड्रेक ने एक स्टीम पावर्ड ड्रिलिंग रिग का इस्तेमाल किया और लगभग 21 मीटर गहराई तक ड्रिल किया। अचानक जमीन के अंदर से ऑयल निकलने लगा। ये मोमेंट बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। पहली बार इंसानों ने ऑयल को सिस्टमैटिकली एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया।
इसके बाद ऑयल इंडस्ट्री तेजी से एक्सपैंड होने लगी। नए नए ऑयल फील्ड्स खोजे गए, रिफाइनिंग टेक्निक्स इंप्रूव हुई और केरोसिन लैंप्स हर जगह फैलने लगे। अब सिटीज में रातें पहले जितनी अंधेरी नहीं रहीं। स्ट्रीट्स, होम्स और फैक्ट्रीज में रोशनी होने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस समय क्रूड ऑयल का एक हिस्सा अभी भी बेकार माना जाता था, गैसोलीन। रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान गैसोलीन एक बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता था और इसे अक्सर फेंक दिया जाता था या जला दिया जाता था, क्योंकि उस समय इसका कोई उपयोग नहीं था। फिर कुछ समय बाद इंटरनल कंबस्शन इंजन का डेवलपमेंट हुआ। इंजीनियर्स ने पाया कि गैसोलीन एक बहुत पावरफुल फ्यूल हो सकता है। इससे कार्स, ट्रक्स और मशीन्स चल सकती हैं और यहीं से मॉडर्न पेट्रोलियम एज की शुरुआत हुई। धीरे धीरे समय के साथ ऑयल सिर्फ लाइटिंग का सोर्स नहीं रहा, ये ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का बैकबोन बन गया। लेकिन इसकी शुरुआत अंधेरे से हुई थी, उस समय से जब इंसान सिर्फ एक छोटी सी लौ जलाने की कोशिश कर रहा था। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एक ऐसा पदार्थ जो हजारों सालों तक सिर्फ जमीन से निकलने वाला एक अजीब काला तरल था, वही आगे चलकर पूरी दुनिया को बदलने वाला सबसे पावरफुल रिसोर्स बन गया। लेकिन जैसे जैसे गैसोलीन की असली ताकत समझ में आने लगी, दुनिया की दिशा अचानक बदलने लगी। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में इंटरनल कंबस्शन इंजन तेजी से विकसित हुआ। पहले ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी थी, लेकिन धीरे धीरे इंजीनियर्स ने इसे रिलायबल और एफिशिएंट बना दिया। जब पहली प्रैक्टिकल ऑटोमोबाइल्स सड़कों पर उतरीं, तब तक किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि ये इनोवेशन पूरी दुनिया की एनर्जी डिमांड को बदल देगा। इसी दौरान कार्ल बेंज ने दुनिया की पहली प्रैक्टिकल गैसोलीन पावर्ड कार बनाई। ये दिखने में साधारण थी, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट रेवोल्यूशनरी था। अब एनर्जी को साथ लेकर चलना संभव हो गया था। अब किसी फिक्स्ड जगह पर फ्यूल जलाने की जरूरत नहीं थी, फ्यूल को साथ लेकर चलना संभव हो गया था। इसके कुछ समय बाद हेनरी फोर्ड ने मास प्रोडक्शन टेक्निक लागू की, जिससे कार्स आम लोगों की पहुंच में आने लगी। मॉडल टी जैसे व्हीकल्स ने गैसोलीन की डिमांड को अचानक कई गुना बढ़ा दिया। धीरे धीरे समय के साथ ऑयल रिफाइनरीज को खुद को बदलना पड़ा। पहले जहां फोकस सिर्फ केरोसिन पर था, अब गैसोलीन सबसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन गया। रिफाइनिंग प्रोसेस और एडवांस्ड हुआ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम्स ऊंचे और कॉम्प्लेक्स होते गए, जिससे क्रूड ऑयल के अलग अलग हिस्सों को और बेहतर तरीके से अलग किया जा सके। इसके अलावा क्रैकिंग जैसे प्रोसेसेस विकसित हुए, जिनमें हेवी हाइड्रोकार्बन्स को तोड़कर ज्यादा यूजफुल फ्यूल्स में बदला जाने लगा। इसी दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बड़े ऑयल रिजर्व्स खोजे जाने लगे। सऊदी अरेबिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों में मैसिव ऑयल फील्ड्स मिले। इन खोजों ने ग्लोबल पावर डायनामिक्स को बदल दिया। अब एनर्जी सिर्फ एक जरूरत नहीं रही, ये जियोपॉलिटिक्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। जिन देशों के पास ऑयल था, उनके पास इन्फ्लुएंस था। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में एक और बड़ा बदलाव आया। एरोप्लेन्स का डेवलपमेंट हुआ। एविएशन फ्यूल, जो क्रूड ऑयल का ही एक रिफाइंड फॉर्म है, ने लंबी दूरी की यात्रा को संभव बनाया। अब कॉन्टिनेंट्स के बीच ट्रैवल दिनों या हफ्तों में नहीं, बल्कि घंटों में होने लगा। इसके साथ ही शिप्स, ट्रक्स, ट्रेन्स, हर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑयल पर निर्भर होने लगा। फिर कुछ समय बाद ऑयल का इस्तेमाल सिर्फ फ्यूल तक सीमित नहीं रहा। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का जन्म हुआ। साइंटिस्ट्स ने क्रूड ऑयल से निकलने वाले हाइड्रोकार्बन्स को केमिकल फीडस्टॉक के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे प्लास्टिक्स, सिंथेटिक रबर, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन्स और अनगिनत उत्पाद बनने लगे। आज हम जिन चीज़ों का रोज इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से बहुत कुछ पेट्रोलियम डेरिवेटिव से बना है। लेकिन इस तेजी से बढ़ती डिपेंडेंस के साथ रिस्क्स भी सामने आने लगे। तेल निकालने से लेकर उसे दूर दूर तक पहुंचाने तक हर स्टेप इनहेरेंटली डेंजरस प्रोसेस होता था। ऑफशोर ड्रिलिंग रिग्स, डीप अंडरग्राउंड वेल्स और हाई प्रेशर पाइपलाइंस, हर जगह खतरा मौजूद था। एक्सीडेंट्स, ऑयल स्पिल्स और एक्सप्लोजन्स ने कई बार ये दिखाया कि ये रिसोर्स जितना पावरफुल है, उतना ही अनप्रेडिक्टेबल भी है। इसी दौरान एनवायरनमेंट पर इसका इम्पैक्ट भी साफ दिखाई देने लगा। फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगा, जो क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा कारण बना।
सिटीज में पोल्यूशन बढ़ा, इकोसिस्टम्स प्रभावित हुए और ग्लोबल वार्मिंग एक सीरियस कंसर्न बन गया। लेकिन इसके बावजूद दुनिया की डिपेंडेंसी ऑयल पर इतनी गहरी हो चुकी थी कि इसे तुरंत रिप्लेस करना संभव नहीं था। धीरे धीरे समय के साथ ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस पर काम शुरू हुआ, सोलर, विंड, न्यूक्लियर। लेकिन ऑयल अभी भी प्रमुख बना रहा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह से इसके आसपास बिल्ट हो चुकी थी। अगर हम पीछे देखें तो ये कहानी किसी बड़ी खोज से नहीं, बल्कि अंधेरे में रोशनी पैदा करने की एक छोटी सी कोशिश से शुरू हुई थी। पहले इंसान ने लकड़ी जलाई, फिर एनिमल फैट, फिर प्लांट ऑयल्स, फिर व्हेल ऑयल और आखिरकार क्रूड ऑयल तक पहुंचा। हर स्टेप पर उसने नेचर को ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया और बेहतर सोल्यूशन खोजा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्रूड ऑयल खुद कोई नई चीज नहीं थी। ये लाखों सालों से धरती के अंदर मौजूद था, डेड प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के दबाव और तापमान के कारण बने हाइड्रोकार्बन्स के रूप में। इंसान ने इसे अचानक क्रिएट नहीं किया, उसने सिर्फ इसे पहचानना और इस्तेमाल करना सीखा। आज जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल करते हैं तो ये सिर्फ एक फ्यूल नहीं होता, इसके पीछे हजारों साल की डिस्कवरी, ट्रायल एंड एरर और साइंटिफिक प्रोग्रेस छिपी होती है। हर बार जब एक इंजन स्टार्ट होता है तो वो सिर्फ एक मशीन नहीं चलाता, वो पूरी हिस्ट्री को आगे बढ़ाता है। अब दुनिया एक नए एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रही है। अब फोकस क्लीनर और सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज पर है। लेकिन एक सच साफ है, मॉडर्न सिविलाइजेशन की नींव उसी क्रूड ऑयल पर खड़ी हुई जिसे कभी बेकार समझा जाता था। अंधेरे में रोशनी की एक छोटी सी कोशिश आज एक ग्लोबल एनर्जी सिस्टम बन चुकी है, जिस पर पूरी दुनिया चलती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।